नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में नारायण विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करते हैं तो किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए आपको कंपनी के जो हेल्थ एंड सेफ्टी रहती है उसको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, जो भी लोग आपके कंट्रोल में हैं, अगर उनकी सेफ्टी का आप अगर ख्याल नहीं रखेंगे, उनके हेल्थ का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कंपनी भी सर्वाइव नहीं करेगी और लोग भी आपके साथ में काम नहीं करेंगे लंबे समय तक, ठीक है ना। अब इसी को मैनेज करने के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड की, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो है BS ISO 45001 और 2018। तो 2018 का मतलब है 2018 में ये रिलीज हुआ है ना। पुराना वाला वर्जन जो था वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड ही था, BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड था, अब ISO भी साथ में आ गया है। तो BS और ISO ने मिलके स्टैंडर्ड बनाया है 45001, जो कि 2018 में रिलीज हुआ है। और इसका अगर आप टोटल कंटेंट और टोटल स्ट्रक्चर वगैरह देखें तो अब इसे हम कहते हैं हाई लेवल स्ट्रक्चर, हाई लेवल स्ट्रक्चर HLS। मतलब जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के जो क्लॉजेस वगैरह हैं, सबके स्ट्रक्चर जो है सेम तरीके से बनाए गए हैं, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो जैसे कि 9001 हो गया, या आप ले लीजिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया 14001 ले लीजिए, या ISMS ले लीजिए, है ना, 27001 ले लीजिए, या आप कोई और स्टैंडर्ड को ले लीजिए। सारे जो स्टैंडर्ड है मैनेजमेंट सिस्टम वाले जो हैं, सबका पैटर्न जो है, स्ट्रक्चर जो है सेम कर दिया है। अब इससे क्या होता है, ऑडिटर के लिए भी सहूलियत हो जाती है कि एक पैटर्न से एक तरीके से स्टैंडर्ड बनाया गया है, बस फोकस अलग अलग रहता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में रहता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी पर फोकस। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में रहता है कि कंपनी का जो प्रोसेस है उससे इन्वायरमेंट को क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उससे रिलेवेंट एस्पेक्ट और उसके इंपैक्ट को समझा जाता है। और यहां पर फोकस क्या हो जाता है, हम जब बात करते हैं 45001 की, तो यहां पर आया गया फोकस एरिया हमारा हो गया हेल्थ और सेफ्टी। इंपॉर्टेंट चीजें हेल्थ और सेफ्टी, तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैच है, यहां पर जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी है वो ऑक्यूपेशन से रिलेवेंट है। यानी कि कोई बंदा अगर अपना पर्सनल लाइफ में शराब पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है और उससे उसके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो वो कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशन के वजह से जो हेल्थ और सेफ्टी में इंपैक्ट पड़ेगा उसके लिए स्टैंडर्ड है। और जो सर्टिफिकेशन होगा, ऑडिटर जो रहेगा, कोई भी ऑडिट हो, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, उनका फोकस रहेगा कि ऑक्यूपेशन यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मोल्डिंग कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, फोर्जिंग कर रहे हैं, या कोई आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, ठीक है ना, तो आपके काम के वजह से आप एक कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है ना, आप एक ट्रेडिंग फर्म है, आप एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट अगर आप हैं तो रेस्टोरेंट में जो बंदा काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, किचन भी होता है रेस्टोरेंट में, किचन में जो बंदे काम करते हैं, तो उनके ऑक्यूपेशन के वजह से क्या उनके हेल्थ और सेफ्टी में कुछ असर पड़ता है, पड़ता होगा, धुएं में काम कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना, वो कवर किया जाएगा। अगर कोई बंदा वेल्डिंग ऑपरेशन में काम कर रहा है तो वेल्डिंग में काम करने के दौरान में क्या हेल्थ एंड सेफ्टी में असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, तो वो आ जाएगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी में। तो इस तरीके से जो ऑक्यूपेशन से रिलेवेंट हेल्थ और सेफ्टी का जो इशू रहेगा वो सब कवर किया जाएगा। अब ये हेल्थ और सेफ्टी से फायदा क्या होगा कंपनी को, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इंप्रूव वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, आपके यहां पर जो एक्सीडेंट और इंसिडेंसेस वगैरह होते हैं उसमें कमी आएगी, है ना। अवॉइड और रिड्यूस वर्क रिलेटेड इंजुरीज एंड इलनेस, जो लोगों को इंजुरीज हो सकती है या हो रही है, या जो बीमारियां हो रही हैं उसमें कमी आएगी या तो नहीं होगी, अगर सही ढंग से हमने इंप्लीमेंटेशन किया है तो। कंट्रीब्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेफ एंड हेल्दी वर्कप्लेस, आपका जो वर्कप्लेस है, कंपनी जो है, ज्यादा सेफ हो जाएगा और लोगों को काम करने में मजा आएगा, लोगों को बाहर में पता चलेगा कि ये कंपनी अच्छा है, यहाँ पर पॉलिसी सिस्टम्स अच्छे हैं और यहाँ पर लोगों को सेफ रखा जाता है। तो अगर किसी के पास में नौकरी करने के लिए दो कंपनियां रहेंगी, एक जगह में 45001 का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जगह में नहीं प्रैक्टिसेस हैं, तो बंदे जो हैं उन्हीं कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कि अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रैक्टिसेस हो रहा हो, क्योंकि वहां पर वो भी सेफ महसूस करेंगे। तो आपके यहां पर एट्रिशन रेट में कमी आएगी, है ना, इंसिडेंट में कमी आएगी और लोगों का प्रोटेक्शन भी होगा। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं, प्लस आपके
लीगल कंप्लायंसेस रहते हैं वो भी तो करने होते हैं, तो लीगल को कंप्लाई करने में, लीगल रिक्वायरमेंट जो रहती है उसको भी कंप्लाई करने में आपको मदद मिलेगी। अब अगर लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करते हैं, 45,001 की अगर बात करते हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हैं, क्या है, या कुछ स्पेसिफिक चेंजेस की बात की गई है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑफ अ सब क्लॉज ऑफ 9001 2015। तो हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है QMS है ना, जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, या हमारा जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है 14001, इससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसके कुछ रिक्वायरमेंट को स्टैंडर्ड में नहीं दिया गया, ये अपने आप में ही कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। मेनी टर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर सिमिलैरिटीज, यानी कि रेमिनिसेंस है, मतलब 14001 के साथ में काफी सारी चीजों में सिमिलैरिटीज रखा है। इससे क्या होता है, आपको दोनों को पढ़ के समझने में आपको आसानी होगी। और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, EHS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया। काफी सारे जगहों में क्या करते हैं, QMS, EMS और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को मिला के क्या करते हैं, IMS सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी उसमें आ गया, इन्वायरमेंट भी आ गया और हेल्थ एंड सेफ्टी भी आपने उसमें इंक्लूड कर दिया। अब चूंकि सभी का स्ट्रक्चर एक तरीके से है, हाई लेवल स्ट्रक्चर सेम है, क्लॉजेस वगैरह भी सेम है, कंटेंट में अंतर है, फोकस में अंतर है, लेकिन ओवरऑल में स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो इससे क्या होता है, सिस्टम को डिजाइन करने में, इंप्लीमेंट करने में, ऑडिट करने में और इंप्रूवमेंट करने में, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करने में आपको मदद मिलती है और आसानी होती है। नहीं तो पहले क्या होता था, अलग अलग MR है, एक MR है QMS के लिए, एक MR है EMS के लिए, एक MR है कुछ और के लिए, है ना, भरे पड़े हैं MR, सब अपना अपना ऑडिट कर रहे हैं। तो भीड़ भाड़ लगी रहती थी और लोग परेशान कि यार कल ही एक ऑडिट किया था, आज फिर से एक ऑडिट कर रहे हो, है ना, तो लोग परेशान होते थे। उससे निजात मिल गया। हालांकि अब सिस्टम में MR की बात एक्सक्लूसिवली नहीं करता है। और दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड है 45001, इसमें वर्कर पर बहुत फोकस किया है। 135 टाइम्स, 135 बार वर्कर की बात करता है और बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में आपको वर्कर को इन्वॉल्व करने की यहां पर बात करता है, ठीक है ना। और इसमें आपको एक्सक्लूसिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनुअल की भी रिक्वायरमेंट की बात अब नहीं करता है। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो हमारा जो पुराना वाला स्टैंडर्ड था OSAS 18001 2007, जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड था, जिसे हम कहते थे BS, है ना, BS स्टैंडर्ड जो था 18001, अब हो गया हमारा, ये जो बदल के हो गया हमारा 45001, ठीक है ना, और ये 2018 में आया, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, कुछ अंतर को समझ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने नया ऐड किया है। तो क्लॉज 4 जो है, हालांकि सारे स्टैंडर्ड में क्लॉज 4 में कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है और इसमें आपको एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने की बात करता है सारे स्टैंडर्ड्स में, ठीक है ना। वर्कर और उनके जो रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कंपनी से रिलेवेंट, उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई करने की बात करता है। टॉप मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया है और टॉप मैनेजमेंट से रिलेवेंट लीडरशिप वाला एक्सक्लूसिव क्लॉज है, क्लॉज 5.0 या क्लॉज 5 जो है ना, ये बहुत फोकस करता है। तो टॉप मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, ठीक है ना। तो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट, उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करता है क्लॉज 5 में, ठीक है। कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, अब ये बात करता है, नया रिक्वायरमेंट आ गया, वर्कर को भी इन्वॉल्व करना है, उनको कंसल्ट करना है, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए बहुत सारी जगहों में। तो अलग अलग जगहों में 135 बार तो उनको बात करता है वर्कर पर, बहुत ज्यादा फोकस हो गया। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ और सेफ्टी की, तो मोस्टली कौन एक्सपोज रहता है ऑपरेशनल एरिया में, वर्कर रहते हैं। तो उन्हीं की हेल्थ और सेफ्टी की यहां पर ज्यादा फोकस करता है। और याद रखिएगा, जब भी हम वर्कर की बात करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉइज भी आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि जो परमानेंट रोल में हम उन पर ध्यान दें, बाकियों को छोड़ दें, नहीं चलेगा। और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड्स के अलावा आपको, जो कि हम पहले करते थे, इसमें हम लोग हीरा एनालिसिस करते हैं, है ना, हीरा, है ना, क्या होता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने की बारे में यहां पर बात करता है, ठीक है, उसको भी कवर करना है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, प्लानिंग ऑफ एक्शन, चेंज मैनेजमेंट की भी बात करता है नए वाले स्टैंडर्ड में। और इसके अलावा कंट्रोल ऑफ आउटसोर्स प्रोसेसेस, यानी कि आपके जो वेंडर्स हैं, है ना, आउटसोर्स प्रोसेस वेंडर्स हो गए या आपके सप्लायर्स हो गए हैं, तो सप्लायर मैनेजमेंट भी आपके स्कोप में रहेगा, उसके बारे में भी एक्सक्लूसिव क्लॉजेस हैं। और इसके अलावा
डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं क्लॉज 3 में कवर किया जाता है, इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। ये मैं ब्रॉड लेवल में आपको बता रहा हूं। वैसे अगर आपको डिटेल में 45001 समझना है तो क्वालिटी हब इंडिया के अवेयरनेस प्रोग्राम को आप इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप क्वालिफाइड ऑडिटर बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड ऑडिटर बनना चाहते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, या इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटीग्रेटेड आप ऑडिटर बनना चाहते हैं, या क्यूएमएस ईएमएस ओसास के इंटीग्रेटेड ऑडिटर बनना चाहते हैं, तो भी आप क्वालिटी हब इंडिया के कोर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा सेल्फ बेस्ड लर्निंग कोर्स है, प्लस हम कंसल्टिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करवाना है, सिस्टम को इंप्लीमेंटेशन करवाना है, कंसल्टिंग करना है, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से या iOS के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको जानना है चीज़ों के बारे में तो हम कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं क्लॉजेस की अगर बात करूं तो टोटल जो हैं 10 क्लॉजेस हैं। इसमें से स्टार्टिंग के अगर आप देखें तो 3 क्लॉज जो हैं, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस एंड टर्म्स एंड डेफिनेशन, इसे हम कहते हैं नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेस। तो नॉन ऑडिटेबल क्लॉज है, और जो ऑडिटिंग होता है वो क्लॉजेस आ जाएंगे ये सारे। यानी क्लॉज नंबर 4 से लेकर क्लॉज नंबर 10 जो हो जाएगा, इसको कहेंगे हम ऑडिटेबल क्लॉजेस। सारे स्टैंडर्ड में सेम पैटर्न में है। फोकस एरिया देखिए बदलता है। तो क्लॉज 4 जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद में लीडरशिप है। बाकियों में सिर्फ लीडरशिप की बात करता है, जैसे क्यूएमएस में ले लीजिए, ईएमएस में ले लीजिए, इसमें बात करता है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। वर्कर पर फोकस बढ़ाया है, ठीक है ना। क्लॉज 6 जो हो गया प्लानिंग, क्लॉज 7 जो हो गया सपोर्ट, उसके बाद में फिर ऑपरेशन, फिर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन और फिर इंप्रूवमेंट। इस तरीके से देखिए 10 क्लॉजेस हैं। ये हो गया हमारे नॉन ऑडिटेबल क्लॉज। तो सारे स्टैंडर्ड में क्लॉज 1, 2 एंड 3 सेम ही है। क्लॉज नंबर 4 से लेकर 10 भी सेम ही है, हल्का फुल्का अंतर है। यहां पर देखिए वर्कर पार्टिसिपेशन ऐड कर दिया है, ठीक है। फोकस पॉइंट बदल जाता है सारे स्टैंडर्ड में। तो पैटर्न सेम कर दिया है, इसे हम कहते हैं क्या, हाई लेवल स्ट्रक्चर, है ना। तो सारे स्टैंडर्ड में आपको हाई लेवल स्ट्रक्चर सेम मिलेगा, तो आपका मैनेजमेंट करना इजी हो गया। प्लस क्लॉजेस को पीडीसी साइकिल से बनाया गया है। तो अगर आप इसको देखें तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये प्लानिंग फेज है। तो प्लानिंग फेज जो है मोटा मोटी अगर आप देखें तो क्लॉज नंबर 4, 5, 6 और 7 जो है ये सारा प्लानिंग फेज ही है, ठीक है। तो यहां पे देखिए पी 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 और ये भी पी है, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेशन जो होता है ये डू फेज है, यानी कि डिप्लॉयमेंट फेज है। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन जो है ये चेक फेज है, और इंप्रूवमेंट जो है ये एक्ट फेज है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का फेज है। हालांकि लीडरशिप जो है, लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट जो है ये सिर्फ प्लानिंग में ही नहीं होना चाहिए, डू, सी और ए यानी कि पीडीसीए। तो लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट जो है प्लानिंग, डू, चेक और एक्ट में सारे फेजेस में होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि लीडरशिप सिर्फ थोड़ी प्लानिंग करके छोड़ देगा टॉप मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है। अगर आपको पता है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या अंतर है तो हमें कमेंट में लिख के बताइए, है ना। हालांकि इसके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथोरिटीज और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। तो लीडरशिप जो है दे आर अकाउंटेबल फॉर प्लानिंग एज वेल एज फॉर डिप्लॉयमेंट, फॉर चेकिंग एंड फॉर एक्शन और फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। एंड टू एंड टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। बाकी अगर आप देखें तो यहां पर चेक और एक्ट नीचे आ गया, क्लॉज नंबर 9 हो गया चेक, एक्ट हो गया या कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आ गया 10 में। मेन जो ऑपरेशन रहता है वो यहां पर होता है जो डू फेज में आता है। तो इस तरीके से 10 क्लॉज हैं। तो दोस्तों ये हो गया ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे कि हम ओसास भी कहते हैं शॉर्ट में। लेटेस्ट वर्जन जो है 45001 है, 2018 में रिलीज किया गया था। और इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो जो क्यूएमएस का या ईएमएस का जो स्ट्रक्चर है या बाकी जो आईएसएमएस का ले लीजिए या कोई भी स्ट्रक्चर सिस्टम उठा लीजिए, सबका सेम ही रखा गया जो कि हाई लेवल स्ट्रक्चर है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में लिखकर हमको बताइए। अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को जरूर एक्सप्लोर करना ना भूलें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलते हैं। जय हिंद।